रॉयल क्लब के डाइनिंग हॉल के दरवाजे से निकलते वक्त मैंने उन दोनों मशकूक आदमियों को भी उठते देखा। गालिबन वो मुझे नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। मैं उनसे निपटने की तदबीरों पर गौर करने लगा। मरकजी हॉल में दाखिल होने से कबल सोनिया ने मुझसे कहा, मुझसे एक वादा करो अली, कम से कम इस वक्त तुम उससे नहीं उलझोगे। मैंने कहा, तुम खामखा घबरा रही हो, मैं तो सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ। कुछ करने न करने के बारे में मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। सोनिया ने मुझे आंख के इशारे से बताया, वो जो आसमानी रंग के स्कर्ट में मलबूस लड़की है उसका नाम सलोमी है। मैंने उसे देख लिया। उसकी मेज पर एक शख्स और भी मौजूद था जो सूरत से ही छटा हुआ बदमाश लग रहा था। लंबा तड़ंगा और मजबूत हाथ पैरों वाला। उसका उम्दा लिबास भी उसकी असल शख्सियत की पर्दापोशी करने में नाकाम था। मैं सोनिया के हाथों में हाथ डाले उसकी नजदीकी मेज तक पहुंच गया। सोनिया वहां बैठना नहीं चाह रही थी, मगर ज्यादा इनकार करके दूसरों की नजरों में आने से भी गुरेज़ां थी और इसी वजह से मेरा साथ देने पर मजबूर थी। टेबल पर बैठने के बाद मैंने सलोमी को गौर से देखा। वो बहुत ज्यादा हसीन तो नहीं थी, मगर उसमें कशिश बहुत ज्यादा थी। चेहरे के नुकूश कुछ अजीब से थे जिन्हें देखकर मेरे जहन में किसी बिल्ली का तस्वुर उभर रहा था। उसकी नीली आंखें इस तस्वुर को मजीद पुख्ता कर रही थी। वो टेबल पर झुकी अपने साथी से महवे गुफ्तगू थी। उसका साथी भी बातें करने में मगन था। मेरी नजरें उन दोनों पर ही जमी हुई थीं। कुछ देर बाद बातें करते करते उसने निगाह उठाई। उसकी निगाह सीधी सोनिया पर पड़ी थी। मैंने उसे चौंकते देखा। सोनिया नर्वस दिखाई देने लगी थी। अपने साथी को चौंकते देखकर सलोमी ने भी सोनिया की तरफ देखा। मैंने देखा कि सोनिया पर निगाह पड़ते ही सलोमी तन कर बैठ गई। उसे देखकर ये गुमान होता था जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार पर जस्त लगाने के लिए तैयार हो। सोनिया अब बुरी तरह नर्वस हो गई थी। सलोमी अब होंठ भींचकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई थी और हमारी टेबल की तरफ आ रही थी। उसके साथी ने भी उसकी तकलीद की थी। मैं उन दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, मगर मेरी आंखों में तमस्खर था। उन दोनों ने हमारी इजाजत के बगैर कुर्सियां खींची और बैठ गए। सलोमी गुर्राई, मैंने तुझसे कहा था कि अगर आइंदा तुझे यहाँ देखा तो अच्छा नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने सोनिया से कहा, तुमने रॉयल क्लब की बड़ी तारीफें की थी। यहाँ तो बड़े बदतहजीब लोग आते हैं। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि दूसरों की मेज पर बैठने से कबल इजाजत तलब की जाती है। सलोमी ने कटखनी बिल्ली की तरह कहा, तो तुम हो इसके नए यार? इसने शायद तुम्हें अदनान अब्बासी के बारे में कुछ नहीं बताया। उसका इशारा अपने साथी की तरफ था। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, बताया था। कह रही थी कि अदनान अब्बासी बड़ी सकील डिश का नाम है, मगर मैंने कहा परवाह मत करो, मेरा हाजमा बहुत मजबूत है। इस बार अदनान अब्बासी गुर्राया, तमीज से बात करो वरना तुम्हारे दांत मैदे में भी उतर सकते हैं। मैंने बुरा मान जाने वाले अंदाज में कहा, सोनिया तुमने ये तो नहीं बताया था कि इस डिश को खाने से दांत मैदे में भी उतर सकते हैं। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुझे अपने दांत किस कदर अजीज हैं? अदनान अब्बासी बोला, तुम कोई इंतहाई बेवकूफ आदमी मालूम होते हो। जानते हो अगर मुझसे उलझोगे तो इसका क्या अंजाम होगा? मैंने कहा, मैं आपको क्या जानूं, आपने तो अभी तक अपना तारुफ भी नहीं करवाया। वो बोला, इस शहर में मेरे जुए और सट्टे के कई अड्डे चलते हैं, सैकड़ों गुंडे मेरे मुलाजिम हैं। मैंने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा, ओहो, आप तो बड़े काम के आदमी हैं जनाब, मुझे आप जैसे ही किसी आदमी की तलाश थी। अदनान ने धमकी आमेज लहजे में कहा, इस वक्त अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो फौरन यहाँ से रुखसत हो जाओ, वरना ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात भी साबित हो सकती है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है जनाब, मैं जा रहा हूँ। सोनिया के चेहरे पर जर्दी छा गई थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया हो। उसमें इतनी सकत भी नहीं रह गई थी कि मेरी इस हरकत पर एहतजाज ही कर सकती। मैं किसी की तरफ देखे बगैर रंगो नूर के इस सैलाब से बाहर निकल आया। क्लब के गेट से बाहर निकलने से कबल मैंने क्लब के एक मुलाजिम को अपने हमरा ले लिया था। 5 दीनार के इवज वो मेरा एक छोटा सा काम करने पर राजी हो गया। उस मुलाजिम के साथ मैं कार तक पहुंचा। मेरे दुश्मन भी बाहर निकल आए थे। मैंने कार का दरवाजा खोला और बुलंद आवाज में उस मुलाजिम से बोला, अरे वो तीनों कहाँ रह गए? मुलाजिम ने मेरा बताया हुआ जवाब दोहराया। बोला, मालूम नहीं साहब, वो आपके साथ ही गए थे, अंधेरे में मालूम नहीं कहाँ रुक गए। मैंने कहा, जाओ जल्दी से जाकर उन्हें भेजो, वो मेरे साथ ही जाएंगे। मुलाजिम चला गया और मैं कार का दरवाजा बंद करके कार के नजदीक ही टहलने लगा। मेरे दुश्मन अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे। मुझे अंदाजा था कि उन्होंने सोनिया समेत मुझे अगवा करने का प्रोग्राम बनाया होगा और कुछ अजब नहीं था कि इस मकसद के लिए कोई शख्स मेरी कार की अकबी नशिस्त पर छुपा हुआ भी हो। मैं टहलते टहलते गैर महसूस तरीके पर दूर से दूर होता चला जा रहा था, मगर मेरी तवज्जो कार की जानिब ही मरकूज थी। कार का अकबी नशिस्त का दरवाजा खुला और फिर बड़ी आहिस्तगी से बंद कर दिया गया।
मेरी जगह कोई और होता तो इतने फासले से ये मंजर न देख सकता, मगर मेरी तमाम तर तवज्जो उस तरफ ही थी। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। जो शख्स इस मकसद के लिए अक़बी नशिस्त पर छुपा था वो फरार हो गया था। आखिर मेरे साथ जाने के लिए 3 और अफराद जो आने वाले थे। ऐसे में मेरे इग़वा का मंसूबा धरा रह जाता। मुझे ये भी अंदाजा था कि वो लोग ऐसी कोई हरकत करने से गुरेज करेंगे जिससे वो खुद किसी की नजरों में आ जाएं। लिहाजा लाजिम था कि वो यहाँ किसी हंगामा आराई से गुरेज करें। कुछ देर बाद मैंने अदनान और सलोमी को इस आलम में क्लब के दरवाजे से निकलते देखा कि सोनिया उनके दरमियान थी और दोनों ने उसे सहारा दे रखा था। सोनिया चल क्या रही थी, घिसट रही थी। मैं तो उसकी हालत देख ही चुका था। इस वास्ते मेरे लिए ये समझना दुश्वार नहीं था कि सोनिया इस हाल को किस वजह से पहुंची है। उन्होंने सोनिया को अपनी कार की अक़बी नशिस्त पर फेंका, फिर सलोमी ने भी अक़बी नशिस्त ही संभाल ली और अदनान खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरी गाड़ी अदनान की गाड़ी के अक़ब में ही क्लब के गेट से निकली थी और मेरी गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियां और थीं जो शुरू से ही मेरे ताक़ुब में रही थीं। बसरे की सड़कों पर चारों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती शहर के उस फैशनेबल इलाके में पहुंच गईं जहां 2000 गज से कम की कोई कोठी नहीं थी। मैंने अदनान की कार एक कोठी में दाखिल होते देखी और अपनी कार आगे निकाल ले गया। मैंने कार की रफ्तार में इजाफा कर दिया था। एक तवील चक्कर काट कर मैं अदनान की कोठी की अक़बी समत में पहुंच गया। उस समत में भी सड़क थी मगर आगे जाकर बंद हो जाती थी, इसलिए यहाँ ट्रैफिक नहीं होता था। मैंने एक जगह कार रोक दी। अपने ताक़ुब कुनंदगान को मैंने यकसर नजरअंदाज कर दिया था जिनकी कारें मैंने गली के नुक्कड़ तक आते देखी थी। कार लॉक करने के बाद मैं अदनान की कोठी की कंपाउंड वॉल की तरफ बढ़ा। कंपाउंड वॉल से अंदर कूदना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। रात अभी आधी भी नहीं हुई थी, इसलिए चांद भी नहीं निकला था और कंपाउंड में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मेरे पैरों तले नरम नरम घास थी और अक़ब में दीवार के साथ पौधे उगे हुए थे। इधर उधर देखकर इत्मीनान करने के बाद मैं सीधा खड़ा हो गया, मगर उस लम्हे मैंने एक खौफनाक सरगोशी सुनी। अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना गोली मार दी जाएगी। अदनान के बंगले में घुसने की सजा मौत है। मैं सुन होकर रह गया, मगर हाथ तो मुझे उठाने ही पड़े। मैं तो यहाँ सोनिया को अदनान अब्बासी के चुंगल से निकालने आया था, मगर खुद फंस गया था। मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे धमकी देने वाला शख्स तन्हा है या उसके साथ कोई और भी है। अंधेरे की वजह से वैसे भी कुछ देखना मुश्किल था और वहां तो घास के अलावा अक़ब में पौधे भी थे। पस मंजर में अगर तारों भरा आसमान होता तब भी कुछ नजर आ जाता, मगर इस गहरे पस मंजर के बायस कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो शख्स मेरे अक़ब में था और गालिबन पौधों के दरमियान छुपा हुआ था, इसलिए मैं उसे देख नहीं सका था। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था कि जिस जगह मैं कूदा वहीं एक मुहाफिज छुपा हुआ था। यकीनन अदनान अब्बासी ने अपनी हिफाजत का भरपूर बंदोबस्त कर रखा था। जिस किस्म का वो आदमी था और जैसे पेशे से वाबस्ता था, उसमें तो हिफाजत का बंदोबस्त करना ही पड़ता है। दुश्मनियां चलती हैं और एक दूसरे का खून पानी की तरह बहा दिया जाता है। अदनान के भी कुछ दुश्मन रहे होंगे जिनकी तरफ से उसे खतरा लाहक होगा, और जिस शख्स को किसी किस्म का खतरा लाहक हो वो एक मुहाफिज पर तकिया नहीं कर सकता। कंपाउंड में जगह जगह मुहाफिज होंगे, इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता था। उस शख्स की आवाज आई, ज़ुहैर जरा इसकी तलाशी तो लो। मैं तवील सांस लेकर रह गया। गोया वो तन्हा नहीं था, उसके साथ एक शख्स और भी मौजूद था। ज़ुहैर नामी शख्स ने आगे बढ़कर मेरी तलाशी ली। वो पुश्त की जानिब से मेरे नजदीक आया था और उसने बड़ी एहतियात से सर से पैर तक मेरे जिस्म और जेबों को थपथपा कर अपना इत्मीनान कर लिया था। मैंने इस मरहले पर हरकत में आने का फैसला किया। दूसरे शख्स की आवाज से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो किस समत में खड़ा है, इसलिए जैसे ही ज़ुहैर मेरी तलाशी लेकर पीछे हटने लगा, मैं बरक़ी सूरत से पलटा और मैंने उसे दोनों हाथों से जकड़कर पूरी कुव्वत से उस जानिब फेंका जहां दूसरा मुहाफिज मौजूद था। दोनों में से एक को भी सोचने समझने की मोहलत नहीं मिल सकी। दोनों एक दूसरे से उलझकर पौधों के दरमियान गिरे और मैंने बड़ी तेजी से उन पर छलांग लगा दी। दूसरा शख्स ज़ुहैर के नीचे दबा हुआ था। मैंने ज़ुहैर के सर पर नपी तुली ज़रब लगाई। ये लाजमी तौर पर बेहोश कर देने वाली ज़रब थी। ज़रब मैंने सीधे हाथ से लगाई थी और उल्टे हाथ से दूसरे शख्स के उस हाथ को जकड़ लिया था जिसमें पिस्तौल था। ज़ुहैर के नीचे दबा होने के बायस उस शख्स को न तो फायर करने का मौका मिल सका था और न ही वो अपना दिफा करने की पोजीशन में था। वो इस चक्कर में था कि किसी तरह ज़ुहैर को अपने ऊपर से हटा दे। दूसरी तरफ वो पिस्तौल पर अपना कब्जा भी बरकरार रखना चाहता था। मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं था, मुझे तो उसके हाथ से पिस्तौल छीनना था और बस। इस काम के लिए अब मेरे दोनों हाथ आजाद हो गए थे। ज़ुहैर तो एक ही ज़रब में बेहोश हो गया था। मैंने पिस्तौल छीनने से कबल उसके मुंह पर 2-4 जबरदस्त किस्म के मुक्के मारे। उसके हलक से कराहें जरूर निकली, मगर वो चीखा नहीं।
गालिबन उसे अंदाजा था कि अगर उसने चीखो पुकार करने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जाहिर है वो एक जराइम पेशा शख्स था, अच्छी तरह जानता था कि किस हरकत का क्या नतीजा बरामद हो सकता है। उसकी मिजाज पुरसी करने के बाद मैंने उसके पिस्तौल बरदार हाथ की उंगलियों को अपनी ज़रबात से कुचलने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने उससे पिस्तौल छीना और उठकर खड़ा हो गया। वो ज़ुहैर के नीचे दबा हौले हौले कराह रहा था। उसकी आवाज़ से गहरा कर्ब जाहिर हो रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया था और उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है और अब मेरे कहे बगैर अपनी मर्जी से हरकत नहीं करेगा। मैंने उसके सर के पास पहुंचकर बैठते हुए कहा, ज़ुहैर को अपने ऊपर से हटाओ और उठकर बैठ जाओ। पिस्तौल मैंने उसकी कनपटी से लगा दिया था। अगर आवाज निकालने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। उसने कोशिश करके ज़ुहैर को एक तरफ लुढ़का दिया। मैं खड़ा हो गया था। उसने बजाय बैठने के मेरी दोनों टांगें पकड़कर खींच ली और मैं पुश्त के बल गिरा। मुझे उससे इतनी जुर्रतमंदी की तवक्को नहीं थी। मैं समझ रहा था कि उसकी जितनी मुरम्मत हो चुकी वो बहुत काफी है, मगर इस हरकत से अंदाजा हुआ कि उसमें अभी कसबल बाकी है और अभी उसे अच्छी खातिर तवाज़ो की जरूरत है। हमला चूंकि उसने किया था इसलिए उसकी तरफ से फुर्ती का मुजाहिरा होना कुदरती बात थी। मैंने तो खैर गिरते ही पिस्तौल छोड़ दिया था, मगर मुझे धचका जरूर लगा था। उसने मुझे गिराते ही तेजी से उठकर मुझ पर छलांग लगाई। उसके ख्याल में ये मुझे छाप लेने का नादिर मौका था, मगर अफसोस के उसके और मेरे दरमियान मेरी दोनों टांगें हायल हो गई थीं, जिन्हें मैंने सुकेड़ लिया था और मेरे घुटने पेट से लगे हुए थे। कबल इसके कि वो मुझ तक पहुंच पाता, मैंने दोनों पैर पूरी कुव्वत से उसकी तरफ उछाले। उसका पूरा वजन मेरे उछाले हुए पैरों पर गिरा था। नतीजा ये हुआ कि सीने पर पड़ने वाली ज़रब इतनी शदीद हो गई कि यकीनन उसके सीने पर कयामत गुजर गई होगी, जो मेरे पैरों का हदफ बना था। उसके हलक से इंतहाई कर्बनाक किस्म की करा खारिज हुई। इस बार आवाज जरा तेज थी। मैंने पिस्तौल उठाया और बड़ी तेजी से रेंगता हुआ उसके नजदीक पहुंच गया। वो अपना सीना पकड़े लौट रहा था और तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हुआ जा रहा था। मैंने पिस्तौल दोबारा उसके सर से लगा दिया। मैंने गुर्रा कर कहा, जिंदगी अजीज है तो साकित हो जाओ। अब कोई हरकत की तो जरा रियायत नहीं करूंगा। कोठी की तरफ से आवाज आई, क्या बात है हुसैन? अभी मैंने किसी किस्म की आवाज सुनी थी। वो शायद कोई और मुहाफिज था जो इसी तरफ आ रहा था। मैंने उसके कान में सफ़ाकाना सरगोशी की, इसे अपने करीब बुलाओ, लेकिन इस तरह कि इसे बिल्कुल भी शुबा ना होने पाए, वरना तुम्हारी जिंदगी की खैर नहीं होगी। हुसैन ने कराह कर कहा, मेरे सीने में शदीद दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में दर्द का हकीकी तासुर मौजूद था और ये उसने झूठ नहीं कहा था। उसने अपने सीने पर मेरे पैरों की भरपूर ज़रब बर्दाश्त की थी। उसकी तड़प में भरपूर कर्ब था, जैसे किसी मछली को पानी से निकाल कर खुश्की पर डाल दिया गया हो। हुसैन के इतने बुरी तरह से तड़पने की वजह से ही आने वाला मुहाफिज बौखला गया था और उसने बौखलाहट में या तो मुझे देखा नहीं था या देखने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया था। उसने अपने हाथ में मौजूद खुदकार गन अपने कंधे से लटका ली थी और बड़ी तेजी से हुसैन की तरफ लपक रहा था। मैंने उस पर जकंद लगाने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। मुहाफिज के हुसैन तक पहुंचने से कबल ही मैंने चीते की तरह उस पर छलांग लगा दी। वो समझ ही नहीं सका कि उस पर क्या आफत नाजिल हुई है। मैं उसे लिए हुए घास पर गिरा। उसकी गर्दन मैंने अपने बाजू में जकड़ ली थी और उस पर पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा था। वो बहुत जानदार आदमी था और अगर वो होशियार होता तो उससे लिपट पड़ना मुझे बहुत महंगा पड़ता, मगर मैंने उसे बेखबरी में छाप लिया था, इसलिए वो मेरे खिलाफ अपनी जिस्मानी कुव्वत का जरा सा इस्तेमाल भी न कर सका। दूसरी तरफ मुझे हुसैन से भी खतरा था, इसलिए मैं उसे ज्यादा ढील नहीं दे सकता था। यही वजह थी कि मैं उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू की आहनी गिरफ्त सख्त तर करता चला जा रहा था। वो दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार था। उसका एक हाथ पहलू में दबने की वजह से अमलन बेकार हो गया था और उस पहलू से लटकी हुई गन उसके पहलू में चुभ रही थी। मुझे अंदाजा था कि वो किस मुसीबत में गिरफ्तार है, इसलिए मैं अपनी गिरफ्त नरम करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखें हल्कों से उबलने लगी थी, सांस भी रुकने लगा था। मैंने 2-3 इंतहाई शदीद किस्म के झटके दिए और उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज सुनकर उसे छोड़कर हट गया। वो मर चुका था। मैंने उसे सीधा किया और गन पर कब्जा कर लिया। हुसैन नामी मुहाफिज अभी तक तकलीफ में था। अब अकबी लॉन में मजीद कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। एक लम्हे के लिए तो मेरे जी में आई कि कोठी में घुस जाऊं, मगर फिर ये सोचकर मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया कि हाथ आई नेमत से फायदा न उठाना बेवकूफ़ी है। अंदर दाखिल होने के लिए मैं हुसैन को इस्तेमाल कर सकता था। हुसैन तकलीफ में जरूर मुब्तला था, मगर देख सकता था कि मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया है और इम्कान यही था कि अब वो मुझसे ज्यादा 3-5 नहीं करेगा। वो न सिर्फ खुद मुझसे शिकस्त खा चुका था,
बल्कि अपने 2 साथियों का अंजाम भी उसके सामने था। चुनाचे मैं दोबारा उसके नजदीक पहुंचा तो वो खौफजदा हो गया, इस कदर खौफजदा कि अपनी तकलीफ तक भूल गया। तकलीफ की शिद्दत के बायस वो बुरी तरह तड़प रहा था, मगर मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो साकित हो गया। मैंने गन की नाल उसकी कनपटी पर रखते हुए सफ़ाकाना अंदाज में कहा, मुझे कोठी के अंदर दाखिल होना है और इस बात के जिम्मेदार तुम होगे कि मुझे बाहिफाजत अंदर पहुंचाओ, बल्कि वापस भी लाओ। यूं महसूस हुआ जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। हुसैन ने कहा, अदनान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज खौफ की शिद्दत से लरज रही थी। मैंने उसकी कनपटी पर गन की नाल का दबाव बढ़ाते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें फैसला करना है कि किसके हाथों मरना पसंद करोगे। वो गिड़गिड़ाया, मुझ पर रहम करो, क्यों मेरी जिंदगी के दर पे हो गए हो? मुझ पर रहम नहीं आता तो अपना ही ख्याल कर लो। क्या तुम नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक आदमी है? मैंने कहा, वो किराए के गुंडों के बल पर खतरनाक होगा, जबकि मैं अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करने का आदी हूँ। अगर अपनी जिंदगी के लम्हात थोड़े से तवील करना मकसूद हो तो उठो, वरना तुम्हें ठिकाने लगाए देता हूँ। कोठी में तो मैं हर हाल में दाखिल हूँगा। उसने फैसला करने में ज्यादा देर न लगाई। अक्लमंद आदमी मालूम होता था, इसलिए उसने मेरे हक में फैसला किया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ, मगर इसके बाद इराक में मेरे लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। मुझे उसकी बात पर हैरत हुई। वो बहुत बड़ी बात कह रहा था। आखिर अदनान अब्बासी कितना बड़ा गुंडा था। बात बसरे की हद तक होती तो कोई बात नहीं थी, मगर पूरे इराक पर उसकी अमलदारी होना दावत फिक्र देता था। मैंने कहा, बात की बात में देखी जाएगी, फिलहाल तो तुम उठो और मुझे किसी महफूज रास्ते से अंदर ले चलो। वो कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ एक समत चलने लगा। मैं उसके पहलू से लगा चल रहा था। गन मैंने कंधे से लटका ली थी और मेरा हाथ जेब में पड़े हुए पिस्तौल के दस्ते पर था।